स्टूडेंट्स, आज हम कोलिजन में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर में कोलिजन क्या है वो आपको मालूम हुआ, उसके टाइप्स आपको मालूम हुए। एक तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज़। ये दो टाइप पे यहाँ पे इसके अंदर भी आप देख सकते हो। ये फर्स्ट टाइप में 1 2 3 पार्ट और सेकंड में 2 पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इसका फर्स्ट पार्ट हेड ऑन कोलिजन, दोनों में से मैंने लेक्चर बनाया था जिसको हमने टाइटल दिया था परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट क्या मैंने बताया था, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। वो लास्ट आपने देखा पूरा लेक्चर। आज यहाँ पे इसका सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन इसके फर्स्ट के साथ लूँगा। इन इलास्टिक कोलिजन लेकिन कैसा, हेड ऑन। तो हम लिखेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, मीन्स इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। और अभी ये कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं ये हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखो यहाँ पे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ m1, मैं मास ले रहा हूँ m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। आगे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है u2। फिर आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों कोलाइड हो जाएंगे। और फिर हेड ऑन कोलिजन है, मीन्स वन डायमेंशन में, ये वन डायमेंशन में आ रहे, मान लो एक्स एक्सिस पे आ रहे और कोलिजन होने के बाद एक्स एक्सिस पे ही जाएंगे, तो ये एक डायमेंशन में ही मोशन कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन में वन डायमेंशन में हम पढ़ेंगे। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, देखो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, यहाँ पे m1 मास जो है ये ऑब्जेक्ट, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ये m2 जो है आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। देखो ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, आगे का लेक्चर मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या है देखो बच्चों, इसमें डिफरेंस देख लो। आगे मैंने पढ़ाया था इलास्टिक कोलिजन में कि इलास्टिक कोलिजन हम किसको बोलते थे, जिसमें कोलाइड होने के पहले ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलाइड होने के बाद होगी, जिसको हम इलास्टिक बोलते थे, इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिल के मान लो 170 जूल हो रही है। तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, वो दोनों मिल के जितनी पहले थी उतनी ही 170 जूल बाद में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सेम आफ्टर कोलिजन मिलती है, तो वो है इलास्टिक कोलिजन। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों, बिफोर कोलिजन यहाँ पे ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी मान लो 170 जूल है, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी 170 नहीं होगी, यहाँ पे वो कुछ कम हो जाएगी, मान लो यहाँ पे हो गई 100 जूल। समझ में आ रहा है? तो बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी अब आफ्टर कोलिजन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे ए और बी दो ऑब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। तो देखो यहाँ पे लेट टू बॉडीज ए एंड बी कोलाइड inelastically and coefficient of restitution is E
आपको मालूम है आगे के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? आगे के लेक्चर में पढ़ा था ई का फॉर्मूला ई इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटी होती है उसका डिफरेंस डिवाइड बाय बिफोर कोलिजन दोनों वेलोसिटी होती है उसका डिफरेंस। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों, आगे के लेक्चर में अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो V2 माइनस V1 ये ऊपर का स्टेप है, V2 माइनस V1 वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा और नीचे वाला जो U1 माइनस U2 है वो E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको मिलेगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू ये E के साथ ये नीचे वाला स्टेप मल्टीप्लाई हुआ तो E इंटू U1 माइनस U2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में पहले की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही आफ्टर कोलिजन नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भले ही कंजर्व ना हो लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही। समझ में आ रहा है? मोमेंटम का कंजर्वेशन तो होगा ही। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम तो ये अप्लाई होगा ही। वो तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में अप्लाई होता है, चाहे वो इलास्टिक हो या तो इनइलास्टिक हो या तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो। समझ में आ रहा है? तो उसमें यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन तो नहीं ले सकते लेकिन यहाँ पे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये तो अप्लाई होगा ही। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 है, यहाँ पे लिखा है m1u1 प्लस इसका m2u2 है, यहाँ पे लिखा है m2u2। तो ये m1u1 प्लस m2u2 ये क्या है? दोनों कोलाइड हुए उसके पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू फिर m1v1 प्लस m2v2 ये क्या है? दोनों कोलाइड हुए उसके बाद का मोमेंटम। तो मोमेंटम तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ऑलवेज यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है मान लो, तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम हो गई और इसके लिए मोमेंटम का कंजर्वेशन तो ऑलवेज अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन मोमेंटम जितना होगा उतना ही आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, इनइलास्टिक होने की वजह से बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी भले ही सेम ना हो लेकिन मोमेंटम सेम होंगे, पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू बाद में मोमेंटम। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब आगे के लेक्चर में मैंने एक सिंप्लीफिकेशन सिखाया था आपको, ध्यान रखना, आगे के लेक्चर में मैंने एक सिंप्लीफिकेशन सिखाया था इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके आपने एक बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया था। वो ही सिंप्लीफिकेशन आप करके आप v का फॉर्मूला ला सकते हो जो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था, वही फॉर्मूला आप v का ला सकते हो। याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में यही फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, समझ में आ रहा था? और मैंने बताया था आप आगे जितने भी कोलिजन पढ़ोगे उसमें ये तो आप डिराइव करोगे ही। तो यहाँ पे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन है, तो देखो फॉर्मूला तो वही डिराइव हुआ। आगे के लेक्चर में मैंने इसका पूरा डेरिवेशन किया था और V2 का फॉर्मूला भी वही डिराइव हुआ। देखो V2 का फॉर्मूला भी वही डिराइव हुआ, यहाँ पे देख लो आप बच्चों। लेकिन बच्चों इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जब आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे वो इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 आती थी। याद करो, E की वैल्यू, स्मॉल e की वैल्यू 1 आती थी, रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता था। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में E की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 और 1 के बीच में। क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। तो E यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये चीज़ आप याद रखना। तो आगे याद करो, आगे इलास्टिक कोलिजन में जितने भी केस थे वो सभी के अंदर मैं स्मॉल e की वैल्यू, इसके अंदर जो स्मॉल e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिख रहा है उसकी वैल्यू में 1 लेता था। लेकिन अब
यहाँ पे ई की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते हो, वो आपको एग्ज़ाम में दे देंगे। मान लो वो आपको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.75 लो, तो ये पूरा जो फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल ई दिख रहा है उसमें आप 0.75 लोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे हम डिराइव करेंगे रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे कोलिजन के बाद m1 और m2 की जो वेलोसिटी होगी v1 और v2 जो होगा, हम उसका रेशियो डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एज्यूम हम कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के मास हम सेम एज्यूम कर लेंगे, m1 इक्वल्स टू m2। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं, ये 5 किलोग्राम तो ये भी 5 किलोग्राम। तो यहाँ m1 और m2 की जगह पे हम m ही लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम मास है। तो हम जहाँ भी m1 और m2 मिलेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, m। फिर दूसरी एक बात, ये u2 है वो 0 एज्यूम करेंगे, मीन्स आगे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो स्टेशनरी है। आगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो स्टेशनरी है और पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है, मोशन में आ रहा है, फिर दोनों कोलाइड होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे बिफोर कोलिजन u2 0 है और u1 की वैल्यू u है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे ये m1 मास वाला ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, और यहाँ पे जो m2 मास वाला ऑब्जेक्ट है वो तो अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, तो ये u2 जो है वो 0 है, ये स्टेशनरी है, ये अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, तो यहाँ पे u1 को मैं u बोल देता हूँ, u1 को क्या बोल देता हूँ u, और u2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको मालूम है यहाँ पे m1 और m2 को हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, इसको भी m बोल देंगे और इसको भी m बोल देंगे क्योंकि दोनों सिमिलर मास है। अब आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे। बाद में क्या होगा, बाद में ये ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा v2 वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? v1 वेलोसिटी से जाएगा, ये v2 वेलोसिटी से, और दोनों ही मास सेम है, तो इसका भी मास m और इसका भी मास m हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये E का फॉर्मूला है, जिसमें v2 माइनस v1 तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन u1 की जगह पे हम u लिख देंगे, और u2 तो वैसे भी क्या था, 0 था। तो यहाँ ये नीचे u बचेगा, ये नीचे वाला u यहाँ E के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू EU हो जाएगा। v2 माइनस v1 इक्वल्स टू EU, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हम लेंगे ही। तो यहाँ पे जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेंगे, तो इसका मोमेंटम क्या है बच्चों, देखो इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी u है। तो बिफोर कोलिजन यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी m इंटू u करेंगे, तो क्या करेंगे, m इंटू u। फिर इसका मोमेंटम लेंगे, तो इसका मास m है, लेकिन ये स्टेशनरी है, अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये मास इंटू 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, मास इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो बिफोर कोलिजन, एक दूसरे के साथ टकराने के पहले, बिफोर कोलिजन ये दोनों का मोमेंटम क्या होगा, mu प्लस 0, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा, तो mu प्लस 0, तो वो मिलेगा सिर्फ mu। देखो यहाँ पे mu लिखा हुआ, इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन इसका मास वेलोसिटी mv1 प्लस mv2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ m कट हो जाएंगे सभी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा u इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सोल्व करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करोगे, और यहाँ पे आप v1 और v2 के फॉर्मूला डिराइव करोगे। ये दो इक्वेशन है, अब दोनों में से एक बार v1 को लेफ्ट हैंड साइड रख दो और वैल्यू पुटअप करो, दूसरी बार v2 को लेफ्ट हैंड साइड रखो, वैल्यू पुटअप करो, तो v1 और v2 का जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपको मिलेगा u/2 इंटू 1 माइनस ई, यहाँ पे u/2 इंटू 1 प्लस ई, यहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा।
और आप बाद में इसका रेशियो लोगे। तो जब आप V1 और V2 का रेशियो लेते हो तो वो मिलता है V1/V2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो आपको यही तो चाहिए था बच्चों। आपको क्या चाहिए था? देखो, आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। ये क्या हुआ? एक इनइलास्टिक कोलिजन हुआ जिसमें ये टकराने के बाद ये दोनों आफ्टर कोलिजन, इसकी और इसकी जो वेलोसिटी थी V1 और V2, वो वेलोसिटी का जो रेशियो मिला V1/V2, वो क्या मिला? V1/V2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हमने ये दूसरा कोलिजन का लेक्चर पढ़ा। यहाँ पे आगे के लेक्चर देखो बच्चों, आगे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे या तो आपने देखे और भूल गए हो तो पहले बच्चों आगे के लेक्चर आप देखना। समझ में आ रहा है? तब जाके ये पूरा क्लियर होगा। वरना क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट आप ये लेक्चर देख रहे हो या तो ये लेक्चर आगे के लेक्चर देख लिए, उसके बाद 1 महीने के बाद ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको आगे का रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो कोलिजन का पार्ट 1 लेक्चर, कोलिजन का पार्ट 2 लेक्चर और ये हुआ कोलिजन का पार्ट 3 लेक्चर। तो आगे के दोनों पार्ट देखना, याद करना, फिर लिखना, जिससे वो आपको बाय हो जाए और बाद में ये 3rd लेक्चर देखोगे तो फटाफट आपके दिमाग में ये पूरा उतर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन।